हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रेडेंस ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल यूट्यूब पे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट पेपर 4 का पार्ट 1, जिसमें हम ज्योग्राफी को कवर किया है हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करेंगे भूगोल से। और भूगोल में मैप से यूज करेंगे, हम लोग मैप का भी यूज करके इसको भूगोल को समझेंगे। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो जो भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पे है, जो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे पहले हमारा रशिया, देन कनाडा, देन यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा जिसका है वो ऑस्ट्रेलिया, देन हमारा कहीं इंडिया 7वें नंबर पे। ठीक है, चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं। देखिए ये लिस्ट है। नंबर 1 पे हमारा रशिया, सबसे ज्यादा एरिया। फिर कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, फिर कहीं हमारा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद हमारा 7वें नंबर पे इंडिया, देन उसके अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, देन अल्जीरिया। तो ये 7 जो देश हैं इनका हमने दिखा दिया आपको। अब इनको हम चलिए मैप में देख लेते हैं। अब रशिया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे यूएस, नंबर 4 पे चाइना, नंबर 5 पे ब्राजील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे हमारा इंडिया। अब यहाँ पे देखो सूडान लिखा हुआ नंबर 10 पे। तो सूडान नहीं है, सूडान की जगह पे, क्योंकि सूडान को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, साउथ सूडान एंड नॉर्थ सूडान। अर्जेंटीना 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे कजाकिस्तान, देन ये जो है अल्जीरिया। जी, अल्जीरिया, अल्जीरिया ये वाला पार्ट जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बोला गया कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद। चाइना नंबर 1 पे, इंडिया हमारा तो दूसरे नंबर पे। तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.5% है वो भारत की। टोटल इंडिया की जनसंख्या है उसकी 16.5% जनसंख्या वो कहाँ रहती है, यूपी में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.5% है वो इंडिया की जनसंख्या के। ठीक है, अब देख लेते हैं कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कुल कर्क रेखा कौन जो है हमारा इंडिया का मैप ये है। ये हमारा ये कहें इंडिया का मैप है। तो ये जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसे ही सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे एमपी मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर पे छत्तीसगढ़, फिफ्थ नंबर पे हमारा झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल,
त्रिपुरा, देन मिजोरम। जो कर्क रेखा पे 8 स्टेट्स गुजरते हैं, तो वो 8 स्टेट आप देख लीजिए: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चलिए मैप में देख लेते हैं। गुजरात राज्य से नंबर 1, नंबर 2 राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये हमारी जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हिमाचल प्रदेश में जो नदियां बहती हैं वो उनके नाम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी, चेनाब, रावी, सतलुज एंड यमुना, ये 5 नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं। ठीक है, व्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। हदरी नदी, जो हदरी नदी है वो पश्चिम घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा में मिल जाती है। ये तुंगभद्रा की क्या है? ट्रिब्यूटरी। तो तुंगभद्रा के ट्रिब्यूटरी का नाम क्या हो गया? हदरी रिवर। अब जो नर्मदा नदी है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, क्योंकि यह भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। और नर्मदा नदी का जो स्पीड है वो तीव्रगामी है। यह नदी तीव्र गति से बहती है और अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। और जो डेल्टा जो बनाती है नदियां, उनकी स्पीड स्लो होती है। तो दो टाइप के जो पैटर्न बनते हैं, एक तो डेल्टा, तो दूसरा एस्चुरी। डेल्टा जो नदियां बनाती हैं जिनका बहाव जो होता है वो स्लो होता है, और इनका बहाव जो होता है वो तेज होता है, हाई स्पीड से बहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र है, और तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र। तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र? तटीय क्षेत्र। और गुजरात का सूरत क्षेत्र, और महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र। तो ये जो है उच्च कृषि के लिए उच्च कृषि उत्पादकता पाई जाती है। ठीक है, देख लेते हैं अपन। हमारा ये है आंध्र प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। तमिलनाडु का तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, गुजरात का सूरत क्षेत्र, और महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र। जो ये क्षेत्र हैं बहुत ही उच्च कृषि उत्पादकता रखते हैं। यहाँ पे उच्च कृषि उत्पादकता पाई जाती है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक जो नॉर्मन ई बोरलॉग, ये विश्व में विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को। और इसी प्रकार भारत में हरित क्रांति के जनक को किनको बोला जाता है? एम एस स्वामीनाथन।
फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन को, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड को नॉर्मन ए बॉरलॉग। ठीक है। झूम की खेती एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है। तो झूम की खेती कैसे किया करते हैं लोग? जैसे ये जो पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं, वो कैसे झूम की खेती करते हैं? कभी यहाँ पे इन्होंने खेती, कुछ दिन इन्होंने करी खेती यहाँ पे इस पोर्शन में, तो यहाँ पे उत्पादकता कम होने लगी। तो वो सोचते हैं कि हम, ईश्वर जो है, यहाँ का जो गॉड है, लोकल गॉड, वो हमसे नाराज हो गया। तो वो क्या करते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर यहाँ पे कहीं खेती करते हैं। अब यहाँ पे अपने आप ही नेचर में क्या पाया जाता है, अपने आप ही रिकवरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे उत्पादकता अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और फिर वो यहाँ पे खेती करते हैं। जब यहाँ पे उत्पादकता कम हो जाती है तो आगे शिफ्ट हो जाती है। तो इसे ही हमें झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, झूम खेती एक स्थानांतरित, मतलब पोर्शन वाइज पोर्शन, कहीं अभी कभी यहाँ पे होगी, फिर नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक प्रकार की स्थानांतरित खेती होती है। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हमारा हैदराबाद में स्थित है। कुछ बंदरगाह हैं और किस राज्य में है वो देख लेते हैं। कांडला, कांडला कहाँ पे है? गुजरात। पारादीप उड़ीसा। तुतिकोरिन तमिलनाडु। और नवा शेवा महाराष्ट्र। अब कांडला जो है, कांडला गुजरात में है। नवा शेवा यहाँ पे है नवा शेवा। और तमिलनाडु में टुटिकोरिन। पारादीप उड़ीसा राज्य। ठीक है। आकाशगंगा को सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जो आकाशगंगा होती है उसको सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में सुनामी वार्निंग संकट, जो इंडिया में सुनामी वार्निंग संकट का परिचालन जुलाई 2015 से हैदराबाद से किया जा रहा है। तो भारत में सुनामी वार्निंग संकट का परिचालन कहाँ से किया जा रहा है? हैदराबाद से। 2015 से स्टार्ट, जुलाई 2015। अब ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, ब्लैक होल का सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? एस चंद्रशेखर। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो हुआ था। ठीक है, जो सौर मंडल है हमारा, उसका बिलियन ईयर एगो। ठीक है, सौर मंडल का जो निर्माण हुआ था लगभग 4.6 बिलियन ईयर अगो हुआ था। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। अभी तक जो मैक्सिमम नदियां हैं, तो वो इस साइड प्रवाहित होती हैं। जो मैक्सिमम नदियां हैं जो पूर्व पूर्व एरिया में प्रवाहित होती हैं, और केवल 3 जो नदियां हैं वो हमारा पश्चिम दिशा में रहती हैं। ठीक है, सबसे नर्मदा, ताप्ती और माही, ये जो 3 नदियां हैं वो
पश्चिम की तरफ बहती हैं, इस साइड। बाकी सभी नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं। जो नर्मदा नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? अमरकंटक। जो अमरकंटक की पहाड़ी है, वहां कहीं से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों। कृष्णा नदी जल विवाद। अब कृष्णा नदी जो जल विवाद है, कृष्णा नदी यहाँ से कहीं से जाती है। ये कुछ पार्ट महाराष्ट्र में आता है, कुछ पार्ट कर्नाटका में आता है, और कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश में आता है। तो कृष्णा नदी जल विवाद वो किसके किसके बीच में है? तीन स्टेट हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसको पहले हम लोग साफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो कृष्णा नदी जल विवाद तो हमारा हो गया। अब प्रायद्वीपीय भारत, पेनिसुलर इंडिया, पेनिनसुलर, प्रायद्वीपीय मतलब पेनिसुला। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर, जो किसकी सहायक नदी है? हुगली। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। कोसी नदी बिहार में भयंकर बाढ़ और बार बार मार्ग में परिवर्तन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। यह पूर्वी नेपाल के गोसाईनाथ से निकलती है। ठीक है। कोसी नदी के दो पॉइंट हो गए। कोसी नदी पहला पॉइंट है, बिहार का शोक कहा जाता है। दूसरा, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? नेपाल के गोसाईनाथ से। गोसाई नाथ। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। ठीक है। किसके किसके मध्य परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। और किसके किसके बीच में? एमपी और यूपी के बीच में। और इसका निर्माण कहाँ हुआ है परियोजना का? यूपी के ललितपुर जिले में। इस नदी पे, बेतवा नदी पे बनाया गया है। अब देख लेते हैं। भारत की चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो चेनाब रिवर पे सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल झील से है। ठीक है। तो क्या, जो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? तिब्बत में है, पहली बात। और कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट
कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट एक राक्षस ताल झील है, वहां कहीं से निकलती है। ठीक है, चलिए मैप में देख लेते हैं यहाँ से। तो ये कोई तिब्बत है हमारा, तो ये मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर, ये तिब्बत वाला पार्ट है, तो मानसरोवर झील है इसमें। ये हमारा कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत से के पास में कहीं राक्षस ताल झील है, वहां से होकर गुजर निकलती है। तो ये, और किस पास से होकर गुजरती है? शिवकिला, किला पास, शिवकिला दर्रा से होकर गुजरती है। तो पता चल गया आपको, जो सतलुज नदी है वो कैलाश पर्वत के पास में, मानसरोवर झील के पास में, कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है और सिप्पिला पास से होकर इंडिया में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब कुछ नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां, मतलब ट्रिब्यूटरी। एक ट्रिब्यूटरी होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। ट्रिब्यूटरी मतलब कोई नदी, मेन नदी है, उसमें जो नदियां मिल रही है, ये ट्रिब्यूटरी हो गई। और जो एक कोई नदी है, जैसे ये नदी है, उससे जो नदियां निकल रही हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। ये मेन नदी हो गई, उससे एक दो नदियां जो निकल रही हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां। तो गंगा की सहायक नदी क्या है? सोन। गोदावरी की मंजरा। कृष्णा की भीमा और मूसी। यमुना की केन। ठीक है, तो गंगा की सोन हो गई, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा की भीमा एवं मूसी, यमुना की केन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। जो किशन गंगा है, झेलम नदी की सहायक नदी है। जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित लेह शहर, तो लेह शहर सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, जो लेह शहर है वो सिंध नदी के बाएं तट पर है। ये सिंध नदी है, तो ये कहीं पे लेह शहर है, J&K में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हैदराबाद जो है, कृष्णा की सहायक नदी मूसी के किनारे बसा हुआ है। जो हैदराबाद है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, राज्य नहीं कहेंगे, शहर। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो उड़ीसा जो है, महानदी के तट पर है। लुधियाना सतलुज, नासिक गोदावरी नदी के तट पर है स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग वाटरफॉल है, जोग जलप्रपात है। यह कर्नाटक में श्रावती नदी पर स्थित है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, क्योंकि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान कराता है। जो हिमालय है, उच्च हिमालय, वो जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान कराता है। भारत के केरल राज्य में, भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। सबसे पहले हमारा मानसून कहाँ पे आता है? इधर से आता है, तो केरल राज्य में सबसे पहले आता है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। अब उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है उससे सबसे ज्यादा वर्षा किस, ये साउथ वेस्ट मानसून है। साउथ वेस्ट मानसून है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये सर्दियों में आते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तमिलनाडु के तट पर होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। जो लेह और लद्दाख वाला रीजन है, वहां पे सबसे वर्षा कम होती है।
और सबसे अधिक वर्षा म्यासम गांव। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। तीन पहाड़ियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट हमारा है, गारो, खासी और जैंतिया। तो सब ये जो हवाएं यहाँ से आती हैं, यहाँ सर्कुलेट होके ऐसे घूम जाती है, यहाँ पे बादल बन जाते हैं, तो यहाँ पे बारिश बहुत होती है, यहाँ पे न्यास गाँव। तो न्यास गाँव एक ऐसी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जैंतिया पहाड़ियों के बीच में पॉइंट है, वहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्बेंसेस, उसके कारण होता है हमारा शीत ऋतु में वर्षा। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वही है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए, उड़ीसा जो है चक्रवात, बाढ़, सूखा, तीनों प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहता है। तो उड़ीसा में साइक्लोन भी आते हैं, बाढ़ भी आती है और सूखा भी रहता है। देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना महाराष्ट्र के लातूर में की गई है। तो आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो कहाँ है? महाराष्ट्र के लातूर में। भारत को 5 भूकंपीय अंचलों में अंकित किया गया है, 1 to 5। हमारा जो दिल्ली है वो जोन 4 में आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, तो रेगुर जो सॉयल है, ब्लैक सॉयल है, वो कपास की खेती के लिए सब सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, और इसको सतह कृष्य मिट्टी भी कहा जाता है, अपने आप ही वो उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छादन की क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ, जो एलुवियल सॉइल का निर्माण हुआ, जिसका सर्वाधिक विस्तार जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र और केरल में है। और लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड, ठीक है, लौह ऑक्साइड भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ है? केरल और महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, क्षारीय मृदा। और लवणीय मृदा क्षेत्र सबसे ज्यादा गुजरात राज्य में है। मृदा अपरदन है, जो मृदा का कटाव है उसको वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। भोजपत्र, जो भोजपत्र वृक्ष है वो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। भोजपत्र कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्ष पाया जाता है। तो देवदार जो वृक्ष हैं वो पश्चिमी हिमालय, जैसे हिमालय, ये हिमालय है, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में यहाँ पे देवदार पाया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन के वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सागौन के वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। मरुस्थल का राजा किसे कहते हैं? खेजरी वृक्ष को। कुछ स्थान है और किस राज्य में है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। भितरकनिका, भितरकनिका जो है उड़ीसा में है। पिचवरम तमिलनाडु में।
वेम्बनाड लेक, जो वेम्बनाड झील जो है केरल में है। ठीक है। तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, पिचवरम तमिलनाडु, वेम्बनाड केरल में। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है क्रेडेंस ट्यूटोरियल, उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।